तर आजच्या क्लासमध्ये वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत हायजीन्स प्रिन्सिपल. काय स्टडी करणार आहोत? हायजीन्स प्रिन्सिपल. आधी काय शिकलो आपण? हायजीनची थेरी, अजम्पशन, ड्रॉबॅक्स, मेरिट्स डिमेरिट्स बघितले ना. पण आता हायजीनचा काय बघणार आहोत आपण? प्रिन्सिपल. कारण हा प्रिन्सिपल जर आपल्याला समजला हायजीन्स थेरीचा तर आपण लाईटचे जे फेनॉमेना आहेत ते इझिली एक्सप्लेन करू शकू. आणि त्याच्या सोबतच आपल्याला आणखी एक टर्म स्टडी करायची आहे ज्याचं नाव आहे वेव्ह फ्रंट. बेसिकली आपण वेव्ह फ्रंट आधीच समजून घेऊ म्हणजे हायजीन्स प्रिन्सिपल आपल्याला इझी जाईल. तो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह फ्रंट. तर वेव्ह फ्रंटची डेफिनेशन मी इथं टाकलेली आहे बघा. डेफिनेशन अशी आहे की इट इज द लोकस ऑफ all particles which are vibrating in a same phase is called as wavefront, is known as wavefront. नीट समजून घेऊया. समजा माझ्याकडे हा एक सोर्स ऑफ लाईट आहे. काय? एक सोर्स ऑफ लाईट. आणि हायजेनच्या थेरीच्या अकॉर्डिंग कुठलाही सोर्स आपल्यामधून काय इमिट करतो? वेव्स. आणि जिकडे जिकडे पॉसिबल आहे तिकडे तिकडे वेव्स इमिट करतो. आणि या मीडियम मध्ये खूप सारे समजा पार्टिकल्स आहेत कारण त्यानं तर मीडियम अज्युम केलेलं होतं ना. तर मीडियमचे काही पार्टिकल मी इथे अज्युम केलेले आहेत. ठीक आहे. समजा इथून एखादी वेव्ह निघली या पार्टिकल वरती, या पहिल्या नंबरच्या पार्टिक्युलर पोहोचण्यासाठी तिला काहीतरी वेळ लागला असेल. लेट से दैट टाइम इज टी. और लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड को हम c या फिर v दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज करेंगे. तो अभी के लिए मैं मानता हूं v सिंबल. ठीक है. तो v स्पीड से जब लाइट इस सोर्स से निकला तो t टाइम में वो यहां तक पहुंचा तो उसने ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? vt. करेक्ट है ना. क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तर त्यानं इथून पासून इथपर्यंत किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं? vt. तर तेवढ्याच टाइमामध्ये दुसरी वेव्ह इथपर्यंत पोहोचली असेल. तेवढ्याच टाइममध्ये तिसरी वेव्ह इथपर्यंत पोहोचली असेल. तर असे सगळे पॉइंट आपण जोडू की ज्या पॉइंट वरती वेव्ह काय असेल? पोहोचलेली असेल. तर या सगळ्या पॉइंटला जेव्हा तुम्ही जोडाल तर ही जे बनलं दिस इज व्हॉट, याला काय म्हणतो आपण? वेव्ह फ्रंट. नसेल समजलं तरी अजून समजून घ्या. समजा मी इथे एक सोर्स ऑफ लाइट घेतला. ठीक है. ये सोर्स से क्या हुआ? इधर एक वेव निकली, इधर एक वेव जा रही है, इधर एक वेव जा रही है. क्रिस्ट ट्रपच्या भाषेत तुम्ही जरी त्यांना लॉन्जिट्युडिनल म्हटलं तरी आपण क्रिस्ट आणि ट्रपच्या भाषेमध्येच त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करू ताकि आपल्याला पटकन समजेल. तो ऐसे वेव जा रही है तर इथून एक वेव निघाली या पॉइंटवर पोहोचली. तर हे जे डिस्टन्स असेल एवढ्या डिस्टन्सला सगळ्या पार्टिकलवर वेव पोहोचल्या असतील ना. मग त्या सगळ्या पार्टिकलचं जेव्हा तुम्ही लोकस जोडाल जो काही स्पियर बनेल तर तो काय झाला? तुमची वेव्ह फ्रंट. पहा हा सोर्स ऑफ लाईट आहे. ठीक आहे. इकडे वेव्ह गेली असेल, इकडे वेव्ह गेली असेल, इकडे वेव्ह गेली असेल, इवन इकडे पण गेली असेल. मी थोडी 2D डायग्राम काढतोय, 3D नाही. ठीक आहे. तर पहा आता जसा सोर्स वरून वेव्ह निघली तर हे अशी वेव्ह जात आहे. बिकॉज एव्हरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ठीक है. तो मान लीजिए कि ये वेव यहां पे पहुंची, यहां पे. ठीक है. तो इसका फेज अभी कितना है? मान लेते हैं 2 पाई. 2 पाई है तो इसका भी कितना होगा? 2 पाई. इसका भी 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई. समझ रहे हो क्या? तो ऐसे सभी पार्टिकल को हम जोडेंगे. सगळ्या पार्टिकलला आपल्याला जोडायचं आहे. मी फक्त हे काही पार्टिकल दाखवलं, तसं तर हे भी पार्टिकल येतीलच ना. तो ऑल पार्टिकल्स का लोकस, इसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. समझेगा? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. इवन मैं ये भी ले सकता हूं, असं काही गरजेचं नाही. आता हा पार्टिकल आहे, याचा फेज किती आहे रे? 0, π/2, पाय, 3π/2. तर 3π/2 फेज वाले जर सगळे पार्टिकल मी जोडले ते सुद्धा माझ्याकडे काय असेल? एक वेव फ्रंट. अगर मैंने इनको जोड़ दिया, मान लीजिए ये पार्टिकल, इन सबका फेज कितना है? पाई. पाई. तो ये भी क्या हो गए मेरे पास? एक वेव फ्रंट. त्यानंतर ये π/2 वाले हे सुद्धा काय असेल? वेव फ्रंट. म्हणजे कुठलाही सोर्स तुम्ही घेतला तर त्या सोर्स पासून जो लाइट चालला, असं दिसत नाही ते, पण आप इमेजिन कर सकते हो कि वो जो ऐसे लाइट की दीवार आ रही है, ऐसे इमेजिन कीजिए. जब आपके पास अभी यहां पे मैंने सोर्स लगाए हुए, यहां से लाइट आ रहे, तो एक लाइट की सी दीवार आप इमेजिन कर सकते हो. उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. एक बार फिर से पढ़िए. व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट? द लोकस ऑफ all particles vibrating in the same phase is called as wave front. या locus of all the particles at which, मैं यहां पे alternative definition भी दे सकता हूं. The locus of all particles at which wave reaches simultaneously such that all particles are in
सेम फेज, सेम फेज इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, वेव फ्रंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, वेव फ्रंट। ठीक आहे, येत आहे का लक्षात रे, थोडंसं इमॅजिनच करावं लागेल तुम्हाला। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यू कराते इस चीज को। नेक्स्ट, अब वेव फ्रंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि तुमने जो सोर्स लिया है उस सोर्स का शेप कैसा है। सोर्स यानी कि जहां से आपको लाइट मिलता है, जैसे सन की बात करेंगे तो सन का कुछ ना कुछ शेप होगा। सन इज स्पेरिकल इन शेप, तो स्पेरिकल शेप है। ट्यूबलाइट की अगर बात करेंगे तो ट्यूबलाइट जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, समझ रहे हो। अब इन लाइट की बात करेंगे तो ये प्लेन सोर्स है लाइट का, प्लेन है ना तो एकदम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सोर्स का शेप है उसके हिसाब से हम वेव फ्रंट का क्लासिफिकेशन किया है। बोल रहा है द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ व्हाट, लाइट सोर्स फ्रॉम विच द वेव फ्रंट ओरिजिनेट्स। ज्या सोर्स पासून ते वेव फ्रंट निघाली आहे त्या सोर्सचा शेप कसा आहे त्याच्यावर डिपेंड करते तुमच्या वेव फ्रंटचा शेप कसा असणार। ऑन द बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और उसी बेस पे हमने वेव फ्रंट के कितने क्लास, कितने डिवीजन किए हैं, 3। पहला जो टाइप है वेव फ्रंट का दैट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, स्पेरिकल। आप इमेजिन कीजिए सन को सेंटर में इमेजिन कीजिए, अब सन अपने आजू बाजू में लाइट को भेज रहा है, तो मैं 2 पाई फेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबको जोड़ दूंगा तो वो एक स्फीयर बनेगा ना, 3D बनेगा ना पूरा, वो समझ रहे हो क्या, तो वो वेव फ्रंट क्या होगी, स्पेरिकल वेव फ्रंट। समझ रहे हो। अगर दूसरा जो टाइप है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब अगर तुम्हारा सोर्स सिलेंड्रिकल इन शेप है, लाइन सोर्स है, तो उसके आजू बाजू में जो वेव फ्रंट बनेगी वो कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल। एंड लास्ट है प्लेन वेव फ्रंट। तो इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट की। ठीक है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट दिस वन। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या बोल रहा है, देखो, अ स्पेरिकल वेव फ्रंट इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट सोर्स हो, है ना, किसी भी सोर्स को आप पॉइंट सोर्स मान सकते हो, डॉट है ना, कोई बल्ब हो, सन हो, कोई स्टार हो, दे आर द पॉइंट सोर्स, स्पेरिकल इन शेप वाले। तो कोई तुम्हारे पास ये पॉइंट सोर्स हो तो अपने चारों तरफ क्या इमिट करेगा, लाइट्स को इमिट करेगा। समझ रहे हो क्या, ओके। अब अगर वो लाइट्स को इमिट कर रहा है तो मैंने अगर उन सब पार्टिकल को जोड़ दिया जो सेम फेज में है तो मुझे क्या मिलेगा, वो स्पेरिकल सोर्स होने के कारण एक स्पेरिकल वॉल मिलेगी। इमेजिन करूंगा मैं लाइट की एक दीवार जो कि स्पेरिकल इन शेप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसके नेक्स्ट वाली ये, इसके नेक्स्ट वाली भी हो सकती है, बीच वाला भी आप स्फीयर ले सकते हो, कोई भी कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 पाई वाली लेना है, बस वो सभी पार्टिकल सेम फेज में होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। और एक और बात कि जो मैंने अभी आपको वेव फ्रंट की बात की, तो वेव फ्रंट के साथ साथ और एक टर्म होती है जिसका नाम है वेव नॉर्मल। क्या होता है, वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल बेसिकली क्या होती है, कोई भी वेव फ्रंट को अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट in the direction of propagation of light, in the direction of propagation of light is called as wave normal। उसको क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल, या इसको आप रे ऑफ लाइट भी मान सकते हो, रे ऑफ लाइट। सूर्या बुक देखी थी आपने, ऐसे रे निकालना, बचपन में निकालते थे सन से रेज, एरो देखो, यारो देखो। ठीक है, ये जो है व्हाट इज दिस, ये पॉइंट सोर्स है और ये वेव फ्रंट क्या कहलाएगी, ये मैंने आधा ही टुकड़ा निकाला, लेकिन अगर वो पॉइंट सोर्स है पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा ना ये, तो ये वेव फ्रंट कौन सी हुई, स्पेरिकल। इस स्पेरिकल वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर लाइन निकालिए, ये देखो वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 90, क्योंकि लाइट तो आगे जा रहा है ना, लाइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो लाइट की डायरेक्शन को दिखा रहा है और वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल। डोळ्यानं दिसत नाही त्या, इमेजिन करा फक्त, लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। और ये जो इमेजिनरी सरफेस तुम मान रहे हो इसको बोल रहे हैं वेव फ्रंट। ठीक है,
ऐसे दीवार आगे आगे बढ़ रही है, स्पेरिकल दीवार, सिलेंड्रिकल दीवार, प्लेन दीवार, दीवार दीवार, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी बात कर रहा था, ये सोर्स कौन सा है, पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट ओरिजिनेट होगी वो कौन सी वेवफ्रंट कहलाएगी, स्पेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। अब देखो यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी मेनली इन्वॉल्व होती है जिसके क्वेश्चन भी हमको करने हैं, और वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि क्या होती है, हम लाइट के इंटेंसिटी की बात, लास्ट टाइम हमने साउंड के इंटेंसिटी की बात की, अब हम लाइट के इंटेंसिटी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, कैसे करूं, अभी मैंने ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो लाइट वहां से निकल रहा है, लाइट यहां से निकल रहा है और मेरे हाथ पे गिर रहा है, तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी मुझे समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाऊंगा मेरे हाथ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, और दूर जाऊंगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है सोर्स से किसी पॉइंट का, इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम। और भाई जो एनर्जी अर्थ पे आ रही है सन से, उसकी इंटेंसिटी अर्थ सरफेस पे और अर्थ के काफी क्लोज, सॉरी सन के काफी क्लोज, फरक है की नाही आहे। सूर्याच्या एकदम जोर गेले तुम्ही, तर इथं चटका जास्त जोरात लागेल, इथं थोडासा कमी काय आपण है असं बोल, पर्सनल बोलते हा। तो जो इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट है वो यहां पे और यहां पे दोनों में कुछ फर्क होगा ना, सोर्स से आप कितने दूरी पर हो, कितने डिस्टेंस पे हो, उस पर निर्भर करेगा। अरे हाँ ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं वेवफ्रंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताएगा, इंटेंसिटी होती है बच्चों दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। क्या ये फॉर्मूला पता है, ओके गुड। पावर पर यूनिट एरिया, या पावर को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं हम पावर को, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बच्चा, एरिया, ठीक है। एक सेकंड, हाँ कुछ हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है पावर पर यूनिट एरिया, या पावर को हम लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम और डिवाइड में है उसका एरिया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को यहां से यह समझना है कि जो इंटेंसिटी है उसका एरिया के साथ में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन जिस वेवफ्रंट की हम बात कर रहे हैं उस वेवफ्रंट का शेप स्पेरिकल है, इसलिए उसके स्पेरिकल शेप का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कोई भी वेवफ्रंट लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये वेवफ्रंट ली तो इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस आर होगा, लेकिन उसके आगे वाले लेंगे तो आर तो बढ़ते जा रहा है ना कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे आप दूर दूर जाएंगे तो अगर आप ये वेवफ्रंट लेंगे तो उसके लिए आर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सिमिलरली कोई भी वेवफ्रंट लेंगे तो वो स्पेरिकल इन शेप होगी, इसलिए उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सीधा मैं एरिया को रिप्लेस किया 4 पाई आर स्क्वायर से, तो इंटेंसिटी का आर के साथ में क्या रिलेशन आया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर। यानी अगर आपने डिस्टेंस को 2 गुना किया, डबल किया, तो आपकी इंटेंसिटी वहां पे कितनी हो जाएगी, 1/4 इनवर्स हो जाएगी ना। तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रख रहा है कि स्पेरिकल वेवफ्रंट के केस में इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ में जो रिलेशन है वो क्या है, उसके स्क्वायर से इनवर्स है, स्क्वायर से इनवर्स, ठीक है। उसके साथ साथ में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अकरा भी हमारा बचपन ही तो था ओके। और ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब अगर इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ में रिलेशन पता है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/r², और इधर क्या लिखा मैंने, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस के साथ में रिलेशन मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो वेव्स है उस वेव का एम्पलीट्यूड जैसे 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 आप दूर दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, एक बार फिर से, स्पेरिकल वेवफ्रंट कौन से सोर्स से ओरिजिनेट होती है, पॉइंट सोर्स से या फिर स्पेरिकल सोर्स से, ठीक है। एक फाइनाइट डिस्टेंस तक यानी कि मेजरेबल डिस्टेंस तक उसका शेप स्पेरिकल ही रहता है। इंटेंसिटी का रिलेशन आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एम्पलीट्यूड का रिलेशन आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं कहानी में, और अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ वेवफ्रंट की, और जिसका नाम है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। चलो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में अगर आप सोर्स को देखेंगे तो ये सोर्स आपको देखो येलो कलर का दिख रहा है, इट इज लाइन सोर्स, और एक सिलेंड्रिकल इन शेप है। तो जब भी किसी लाइन सोर्स से या सिलेंड्रिकल सोर्स से या किसी लीनियर सोर्स से वेवफ्रंट ओरिजिनेट होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेटा बातें नहीं,
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहां से ओरिजिनेट होती है? लीनियर सोर्स से। तो होगा क्या उससे? इधर इधर तो वो ब्लॉक है ना, समझ पा रहे हो क्या? तो चारों तरफ जिधर ऐसे रेज है वहां पे वेव फ्रंट जाएंगी, तो इन सब पॉइंट को हम जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे इन सबको जोड़ेंगे, तो ऐसे पूरा क्या बन जाएगा? सिलेंडर। तो आप कोई भी पॉइंट जोड़ सकते हो, कितने भी सिलेंडर। तो ये सारी की सारी जो भी वेव फ्रंट्स है, इन वेव फ्रंट्स को हम क्या मानेंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। इसमें बात करते हैं, इसमें हमारी पहली क्वांटिटी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का एरिया के साथ में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। लेकिन जब सिलेंडर का एरिया की बात करें तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एच। ये सरफेस एरिया है किसी भी सिलेंडर का, करेक्ट है? ओके तो क्योंकि देखो सिलेंडर को ओपन करेंगे, ये ऐसा सिलेंडर है, हमने सिलेंडर को काट दिया, पूरा ओपन किया तो सिलेंडर ऐसे हो जाएगा। किसी पेज का अपन ने सिलेंडर बना लिया तो उसको काट के बनाया तो ऐसा प्लेन ही बनेगा ना, और ये पूरा सरकमफरेंस होगा इसका, एंड दैट इज 2 पाई आर। और ये उस सिलेंडर की क्या थी? हाइट। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या आएगा? स्क्वायर रेक्टेंगल का ही सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर, और इनटू क्या आएगा? एच। तो इसलिए एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच। अगर वो वहां पे पुट करेंगे तो इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ में, आर के साथ में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन केस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर इन केस ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब बात करते हैं इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ में, जो तो हम बचपन से जानते हैं। और इंटेंसिटी पता है 1/r, तो ये होगा 1/r इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो रिलेशन ऐसा आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर चला आएगा तो क्या होगा? a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/√r। ध्यान रहेगा ये हुई सेकंड वेव फ्रंट। तीसरे वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, हाँ क्या झालं? प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट देखो क्या है, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा चाहिए हमको? तो देखो लिखा है प्लेनर वेव फ्रंट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स सिचुएटेड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। मतलब इसके लिए क्या है कि सोर्स दूर चाहिए, सोर्स का शेप मैटर नहीं करता। अगर सोर्स लीनियर भी हो या फिर पॉइंट सोर्स भी हो, जनरली पॉइंट सोर्स से कौन सी वेव फ्रंट बनती है? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स से कौन सी बनती है? सिलेंड्रिकल। लेकिन उनसे ही प्लेन बनेगी, बस डिस्टेंस कैसा चाहिए? इनफाइनाइट। फाइनाइट होगा, पॉइंट सोर्स लिया फाइनाइट डिस्टेंस स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स लिया फाइनाइट डिस्टेंस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दोनों में से कोई भी सोर्स लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस प्लेन वेव फ्रंट। समझो कैसे, मान लो ये सूर्या भाई है, ठीक है, दिस इज द सन। ओके, अब सन से जो वेव फ्रंट बनेगी वो कौन सी वेव फ्रंट? कौन सी वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सन से। चलो और बहुत दूर आने के बाद यहां पे है हमारी धरती, अर्थ। सन से बहुत दूर आने के बाद अब देखो सन पे जो लाइट पहुंच रहा है वो खाली इस वेवफ्रंट का इतना ही पार्ट पहुंच रहा है ना, और उतने पार्ट को हम क्या मानेंगे? लीनियर, स्ट्रेट लाइन हो गया ना। अब उसको 3D इमेजिन करेंगे तो प्लेन हो जाएगी। तलरे मी घरी, वो प्लेन होगा ना। तो जब तुम्हारे पास सोर्स कोई भी हो, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस हो, तो आपको वेवफ्रंट कौन सी मिल रही है? प्लेन वेवफ्रंट। यानी कि सन से निकलने के बाद लाइट की एक दीवार आके हमारे धरती पर गिरती है, उस दीवार को हम क्या मानेंगे? प्लेन वेवफ्रंट। या इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट प्लेन वेवफ्रंट मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, इसमें इंटेंसिटी की बात करो तो इंटेंसिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन भाई देखो, अगर हमारे पास ये प्लेन वेवफ्रंट है, उसके बाद वाली पोजीशन, उसके बाद चल पुड़े 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 पुड़े, तो जो एरिया है वो थोड़ी चेंज हो रहा है, उसका एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो यहां पे एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट। इसलिए इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी? कांस्टेंट। और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी का रिलेशन हमें पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उस केस में एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है? कांस्टेंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहले केस में स्फेरिकल के शेप में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सेकंड केस में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इस केस में I इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। R की पावर 0 1, मतलब R पे डिपेंड ही नहीं करता, R की कितनी भी वैल्यू बदलेगा R किती भी, तरी ते 1च राहील। इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑन आर, प्लेन वेवफ्रंट के केस में। ठीक, आगे बढ़ते कहानी में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
बना लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट 20 मीटर फ्रॉम अ स्मॉल लाइट बल्ब इज ए नॉट। चुन्नुकला लाइट का एक बल्ब है, बल्ब की अगर बात हो रही तो उसको हम मानेंगे स्पेरिकल सोर्स, पॉइंट सोर्स। क्या मानेंगे उसको? पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स है। देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द सेम लाइट बल्ब, ठीक है। तो यार ये जो 20 मीटर है, ये जो 60 मीटर है, ये दो डिस्टेंस दिए हुए हमको। पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना था? R1 इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस कितना था हमारे पास? R2 इज इक्वल्स टू 60 मीटर एक बल्ब से। बल्ब कौन सा है? पॉइंट सोर्स है। तो कौन से वेवफ्रंट की बात हो रही है? स्पेरिकल वेवफ्रंट की। पहले एम्पलीट्यूड कितना था उसका? ए नॉट। तो जब R1 की बात हो रही थी तो एम्पलीट्यूड कितना था? A1 कितना था? ए नॉट। और आपको पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द एम्पलीट्यूड, मतलब A2 आपको निकालना है। बताओ R1 डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितना था उस वेव का? ए नॉट। R2 डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड बदला होगा ना, क्योंकि हमें पता है स्पेरिकल वेवफ्रंट की केस में हमको दोनों चीजें पता है। क्या पता है तुम्हें? क्यों पता है? इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, और दूसरा एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। पढ़ा ना? यही तो पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो यार हमारे पास A और R का रिलेशन चाहिए, तो मैंने ये यूज किया। मुझे चाहिए A2, तो फ्रॉम दिस कंडीशन A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन क्या लूंगा? R2। तो R1 कितना है बच्चा? R1 है मेरे पास 20, R2 कितना है? 60। क्या निकालना है? A2 इंटू क्या होगा? A1, ये कैंसल, ये 1/3, और A1 क्या है तुम्हारा? A0। दैट मीन्स तुम्हारा A2 कितना होगा? A0/3। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है ये तुम्हें कहां से समझ में आया? ये डिसाइडर पॉइंट आया इस लाइट के बल्ब से, क्योंकि वो एक पॉइंट सोर्स है, और जब जब पॉइंट सोर्स होगा तो स्पेरिकल वाली कंडीशन लगेगी, और ये दो कंडीशन हमने जो यूज की वो स्पेरिकल वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कहानी में। ठीक, नेक्स्ट, अब की बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज के क्लास का मेन पॉइंट है। अब तक तो हम लोग बस इट्स लाइक कि है ना, स्टार्टर था वो। अब हम कर रहे हैं मेन कोर्स स्टार्ट, एंड दैट इज व्हाट? हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन की थ्योरी पढ़ी, उसके पहले हमने वेवफ्रंट पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेन का जो प्रिंसिपल है वो मैंने जानबूझकर 3 पार्ट में स्प्लिट किया है, ताकि थोड़ा सा समझने में हमको आसानी हो। तो उसको 3 पॉइंट में स्प्लिट किया। इसका पहला पॉइंट पहले समझ लो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल, और याद भी करना है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। अब की बार जो 3 स्लाइड आएंगी, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ते तो करनाच नाही आपल्याला, समजा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट देखो, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये मेरे पास कोई सोर्स है, ठीक है, जो अपने में से लाइट को इमिट कर रहा है, और ये पॉइंट सोर्स है, तो इसको हम मानेंगे हमारा प्राइमरी सोर्स। क्या मानेंगे इसको? प्राइमरी सोर्स। जैसे सन है तो सन क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स से वेव्स निकली, पॉइंट सोर्स है, तो जो वेवफ्रंट बनेगी वो कैसी होगी? स्पेरिकल। अरे यार, जो वेवफ्रंट बन रही है वो कौन सी वेवफ्रंट है? स्पेरिकल। तो ऐसे ये स्पेरिकल वेवफ्रंट आगे आगे जा रही है। तो हाइजन बोल रहा है कि किसी भी वेवफ्रंट को लो, जैसे मान लो ये वेवफ्रंट ली, तो इस वेवफ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट, इस वेवफ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट अपने आप में एक नया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, और वो भी बिल्कुल प्राइमरी सोर्स की तरह ही अपने में से वेव्स को क्या करता है? इमिट। मतलब ये भी अपने में से वेव्स निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इनका भी आप लोकस ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका क्या बनेगा? वेवलेट्स बनेगी। जैसे वेवफ्रंट, इसको वेवफ्रंट मानेंगे, लेकिन तुमने तो इसको वेवफ्रंट माना हुआ है, तो वो जो वेवफ्रंट के ऊपर का जो पॉइंट जिसको आपने सेकेंडरी सोर्स माना है, उससे निकली हुई वेवफ्रंट को आप वेवफ्रंट ना कहते हो, उनको कहते हो वेवलेट्स। क्या कहते हैं उनको? वेवलेट्स। तो ये जो है दिस इज व्हाट, जैसे ये सोर्स है तो ये ऐसे, आप समझ रहे हो क्या? नहीं समझ में आऊंगा तो एक बार फिर से, ये है मेरे पास एक सोर्स, पॉइंट सोर्स। क्या है ये?
पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स से ये जो निकली हुई ये कौन सी वेवफ्रंट है? स्पेरिकल वेवफ्रंट। हाइजन क्या बोल रहा है? किसी भी वेवफ्रंट का ऊपर का हर पॉइंट, ये और ये तीन तो मैंने तुमको दिखाने के लिए निकाले, आप कोई भी ले सकते हो। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये सेकेंडरी सोर्स है, अगर ये सेकेंडरी सोर्स है तो ये भी वेवफ्रंट भेजेगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो क्या? ऐसे। और इनको हम क्या मानेंगे? सेकंडरी वेवलेट्स। देखो एवरी, इसलिए देखो आता समजा मी काय केलं, अपन लोग अपने घर में हैं और आपने गेट को ओपन किया, ऑल ऑफ सडन गेट, तो क्या होगा? बाहर से लाइट अंदर आएगी, ठीक है? तो लाइट ऐसे आगे बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लाइट खाली हमको आगे जाते हुए दिखना चाहिए था, लेकिन इस दीवार पर भी दिखता है। जैसे अभी आप समझो कि यहां पे इतना उजाला है, एग्जाम्पल देने के लिए टफ हो रहा है मुझे, लेकिन आप समझो कि आप किसी टेबल है पड़ा हुआ, टेबल उधर से पैक है पूरा, तो आप टेबल के अंदर झांक के देख रहे हो तो आपको दिखती है ना चीजें, तो इसका मतलब क्या है? लाइट तो आगे जा रहा था, लेकिन ये पॉइंट एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता, उसने लाइट पीछे भी भेजा ना, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। समझ तुम्हाला? ओके गुड। तो लाइट पीछे, हाँ पीछे जो लाइट जा रहा है वो उतना एक्टिव नहीं जाता, उसकी इंटेंसिटी कम होती, मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्टिव होती है कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं यहां पे खड़ा रहा और मैंने ऐसा हाथ किया, तो मुझे दिख रहा है कि यहां से एक वेवफ्रंट आ रही है और वो वेवफ्रंट के वजह से इस हाथ पे यहां पे चमक ज्यादा है। अब वेवफ्रंट यहां पे आ गई तो इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स है, तो उसने पीछे भी तो लाइट भेजा होगा, तो इधर से भी दिख रहा है। हा लाईट नाही का? मग तुम्ही इतकं सिरियस नका घेऊ, भावना समजून घ्या। समझ रहे हो ना? तो वेवफ्रंट का हर पॉइंट सब तरफ लाइट भेज रहा है, नो डाउट कि आगे ज्यादा एक्टिव होती है वो, पीछे कम एक्टिव होती है, ठीक है? एक बार फिर से सब लोग साथ में पढ़ेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ एंड इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स इन, क्लियर है? ओके गुड। ओके नाउ नेक्स्ट, द सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये इफेक्टिव किधर होती है? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट जाती है लेकिन उतना इफेक्टिव लाइट पीछे जाता नहीं जितना आगे ट्रेवल करता है, ठीक है? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, द न्यू पोजीशन ऑफ द गिवन वेवफ्रंट एट अ लैटर इंस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंशियल सरफेस टू द सेकेंडरी वेवलेट। जैसे मान लो ये सन है, सन से एक वेवफ्रंट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, जैसे मैं जानबूझ के कुछ नंबर लिखता हूं, एट द टाइम ऑफ 20th सेकंड, 20व्या सेकंदाला सोर्स से लाइट निकला और 20व्या सेकंदाला ही वेवफ्रंट इथं आहे, ठीक है? बट ये वेवफ्रंट तो आगे आगे जा रही ना, अभी यहां पे है, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, चालली ना ते पुढे पुढे, तर माझ्या म्हणणं आहे 20व्या सेकंदाला इथं आहे तर त्याच्या पुढच्या सेकंदाला कुठं असेल ते वेवफ्रंट, ठीक आहे? कुठं असेल तर ते कसं करायचं? तिच्यावरच्या ह्या ज्या सेकंडरी वेवलेट्स आहेत ना, ह्या ड्रॉ करायचा आणि यांना एक कॉमन टँजंट ड्रॉ करायची, कॉमन टैंजेंट, कॉमन सरफेस। और ये कॉमन सरफेस ही क्या है? इसकी नेक्स्ट पोजीशन है t इज इक्वल टू 20 ले है तो ही इज इक्वल टू t टू 21। नहीं समझ लगा? तो किसी वेवफ्रंट का नेचर एंड पोजीशन अगर आपको पता है तो आप हाइजन के प्रिंसिपल से उसी वेवफ्रंट की लैटर इंस्टेंट पे नेचर एंड पोजीशन बता सकते हो बाय ड्रॉइंग द कॉमन टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स। आपने सीताफल देखा है क्या? हाँ, तो सीताफल इमेजिन कीजिए आपके पास एक सीताफल है, अब उसको एक कैरी बैग पन्नी में डालो, नशीन आप लड़दा पन्नी में डालो और उसको पूरा पैक कर दो एकदम, तो पन्नी उसके ऊपर ऐसे होता है ना, तो ऐसे फुगिर फुगिर पाट, तो उसके ऊपर पन्नी एकदम ऐसे आ जाएगी ना, तो वैसे समझ लो मला। अब अगर मान लो मेरे को इसकी और लैटर इंस्टेंट पे पोजीशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, 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 ब्रुंग ब्रुंग पिक पिक, ब्रुंग ब्रुंग पिक पिक, ब्रुंग ब्रुंग पिक पिक, सेकेंडरी वेवलेट्स आहेत ना रे। अब इसकी पोजीशन बाद में कैसे मिलेगी? ये ऐसे, ये उसके ही दोनों, और नंतर चला गेंदा ये 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 ये, अब ये ऐसे चालली वेवफ्रंट पुढे पुढे। बात समझ रहे हो क्या? तो इसको मेरे को अभी के अभी लर्न चाहिए भाई। तीनों के तीनों पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द
acts as a secondary source of light and emits secondary wavelets in all good. Next, दूसरा point, are effective only in forward direction. And तीसरा, the new position of a given front can be obtained, नहीं का obtained by drawing tangential surface to the secondary wavelets. क्लियर है? तो मुझे बताइए भाई और बहनों, ये जो वेवफ्रंट दिख रहा है आपको, ये इसको हम मैं थांबाना, सोर्स, ये वो मीडियम के पॉइंट्स है जहां पे वेव एक ही टाइम पे पहुंच रही है, उन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेवफ्रंट, उसको मैं मानूंगा प्राइमरी वेवफ्रंट. ठीक है? और इसकी ये सोर्स भी नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे. तो ये जो दिख रहे हैं आपको डॉटेड वाले सर्कल, इनको हम क्या मानेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स. ठीक है? अब इसके बाद जो जाएंगे, ये जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमको प्राइमरी वेवफ्रंट का ही नेक्स्ट पोजीशन वहां पे ऑब्टेन होगा. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और अगर इतना ये हाइजन प्रिंसिपल समझ में आया होगा तो अब हम रेडी है दो फिनोमेना को समझने के लिए. पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स थ्योरी, एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स थ्योरी. लेकिन उन चीजों को समझने से पहले हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वैसे पता होना चाहिए जैसे हमको पहले हमने पढ़ा था. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर इज लॉज? क्या रिफ्लेक्शन कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? और स्पेशली लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे. तो यार ये लाइट जाता है, किसी चीज को टकराता है और जिधर से गया उधर ही वापस आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. लाइट गया, सरफेस को टकराया एंड जिधर से गया, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में वापस आया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. जैसे हम मिरर से पढ़ते हैं इसको. मान लीजिए ये मेरे पास एक मिरर है, मिरर, प्लेन मिरर, इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमेजिन कर सकते हो. ठीक? अब ये लाइट आया, ये लाइट आया कुछ ऐसे. अब मिरर के ऊपर जिस पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर है. इस बला को हम कहते हैं नॉर्मल. इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल. और ये जो रे आया था, इसको हम बोलते हैं आई डॉट आर डॉट, दैट इज इंसिडेंट रे. और ये आके चला जाएगा क्या इधर? नहीं, क्योंकि वो मिरर है, उसमें से लाइट पास नहीं होती, तो ये इसी मीडियम में वापस आएगा. तो ये हो गया रिफ्लेक्ट. इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. तो लाइट बाउंस किया वापस, बाउंसिंग बैक. एक बॉल फेंका, टप्पा खा के वापस आया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वन. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium, into the same medium is called as, ये मत लिखो, is called as reflection of light. ये बेसिक पता रहा मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक? अच्छा, रिफ्लेक्शन के हमने लोअर स्टैंडर्ड में कुछ लॉज पढ़े थे, याद है आपको? यस. जिसके अंदर का पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमेशा इसके बराबर रहेगा. अगर ये 45 तो वो भी. कैरम खेलते हो ना आप, रिटर्न रिटर्न लेते टाइम पे, है ना, एंगल. आयुष्य दुसरं केलंच काय सर? 50-50, 20-20, 30-30, 60-60, 90. तर मग काहीच नाही, मग सरळ. ओके. दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं.
एंड तीसरा नियम था रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। ठीक है, ये कहानी थी, लक्ष्य द्या, ये कहानी थी रिफ्लेक्शन की। अब हम एक और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं एंड दैट